दोस्तों जरा सोचिए, सड़क किनारे एक छोटी सी बच्ची बैठी है। उम्र करीब 9 साल होगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े मैले कुचैले और हाथ में एक टूटा हुआ ब्रश जिससे वो आते जाते लोगों के जूतों पॉलिश करती है। ये कोई मामूली बच्ची नहीं थी, लेकिन फिर भी सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश कर रही है। वो हर गाड़ी के पास जाती है और मुस्कुराकर कहती, साहब जूता पॉलिश कर दूं? कोई बिना कुछ कहे पैर आगे बढ़ा देता था और पैसे देकर चला जाता तो कोई धक्का देकर कहता है, शर्म नहीं आती है, पढ़ने लिखने की उम्र में ये सब काम कर रही हो। लेकिन वो बिना कुछ कहे सिर झुका लेती, जैसे जिंदगी ने पहले ही उसे बहुत धोखे दे दिए थे। लोग उसे बस छोटी कहकर बुलाते थे। किसी को नहीं पता था कि उसका असली नाम क्या है, कहां से आई है, किसकी है। लेकिन एक दिन आईपीएस अदिति सिंह इसी रोड पर चेकिंग के लिए आती है और जब वो इस बच्ची को देखती है तो इसे देखकर वो हैरान रह जाती है और बच्ची को लगे लगाकर रोने लगती है, क्योंकि दोस्तों ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि आईपीएस अदिति सिंह की बेटी होती है। पर कैसे, और अगर ये उनकी बच्ची थी तो इस तरह सड़क पर जूते पॉलिश क्यों कर रही थी? आगे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको समझ आएगा कि एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। उसका परिवार खतरे में पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर अदिति के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी बेटी सड़क पर जूते पॉलिश कर रही थी, और क्या इतना दुख झेलने के बाद वो बच्ची अब अपनी मां के साथ जाना चाहेगी। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वो बच्ची, इसका नाम किसी को नहीं पता था। सब उसे छोटी बुलाते थे। हर रोज सिग्नल पर जूते पॉलिश करती थी। फिर जो भी पैसे मिलते उनसे पास की झुग्गी में जाकर चाय और कुछ खाने को खरीदती लेती और वहीं सड़क के किनारे एक पुरानी ट्रॉली के नीचे बैठ जाती और वहीं रातें काटती थी। बरसात में वहीं ट्रॉली उसका घर बन जाती, धूप में वहीं उसकी दीवारें। ठंडी रातों में वो खुद से कहती, कोई तो होगा मेरा, कहीं तो होगा। कभी कभी जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आती तो वो दूर से देखती रहती, कैसे वो बच्चा अपनी माँ से लिपटता है, कैसे माँ उसके माथे को चूमती है, और उस पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। एक ऐसी चमक जिसमें तड़प भी थी और याद भी, जैसे उसकी रूह किसी पुराने रिश्ते को पुकार रही हो। एक दिन जब धूप बहुत तेज थी तो छोटी के पास एक आदमी आया। मोटा पेट, बड़ी मूंछें, हाथ में बीड़ी। वो बोला, ए लड़की, जूता पॉलिश करनी है तो जल्दी कर, वरना मैं अगले सिग्नल पर किसी और से करा लूंगा। छोटी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, करती हूं, और झुककर उसके जूते पोंछने लगी। बीड़ी का धुआं उसकी आंखों में जा रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने छोटे छोटे हाथों से जूते में चमक लाने की कोशिश करती रही। उसकी हथेलियां फटी हुई थीं, उंगलियों पर पुराने जख्म थे, पर वो जख्म शायद उसके मन के दर्द के आगे बहुत छोटे थे। जूते पुलिस करने के बाद छोटी ने कहा, साहब 10 रुपए हुए। आदमी ने उसे फेंकते हुए 10 रुपए दिए और वहां से चला गया। छोटी ने बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे उठाकर रख लिए। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगती थी, न भीख न रहम, बस अपने काम से मिलने वाले 10-20 रुपए उसके लिए काफी थे। कभी कभी जब कोई ग्राहक पैसे देकर मुस्कुराकर कहता, बहुत अच्छे से जूते पॉलिश किए हैं बेटा, तो वो धीरे से बोलती, धन्यवाद साहब, और फिर वहीं किनारे बैठकर उस नोट को छूकर देखती जैसे वो नोट कोई इनाम हो। उसके पास एक पुराना टिन का डिब्बा था जिसमें उसने कुछ कंकड़, एक टूटी हुई चूड़ी और एक लाल रिबन रखा था। वो रिबन उसका सबसे कीमती सामान था। वो हमेशा उस रिबन को अपने हाथ में पहनती थी। हर रात सोने से पहले वो उस रिबन को देखती, धीरे से फुसफुसाती, काश मेरी माँ भी मेरे पास होती, फिर आंखें बंद कर लेती। किसी को नहीं पता था कि वो लाल रिबन उसके पास कहां से आई थी। उस बच्ची को कुछ याद नहीं था कि वो कौन थी, कहां से आई थी। वो बस इतना जानती थी कि शायद उसके माँ बाप ने उसे सड़क पर छोड़ दिया है। उस दिन बारिश शुरू हो गई, सड़कें भीग गईं, लोग छतरियों के नीचे भागने लगे। छोटी ने अपना टिन का डिब्बा भीगने से बचाने के लिए शर्ट के अंदर छुपा लिया, फिर ट्रॉली के नीचे सिमट कर बैठ गई। वो ठंड से कांप रही थी। पास से कारें गुजर रही थीं, किसी में बच्चे हंस रहे थे, किसी में गाने बज रहे थे, और वो सोच रही थी, क्या मैं भी कभी किसी गाड़ी में बैठूंगी? क्या कोई मुझे भी किसी दिन गले लगाएगा? फिर खुद ही जवाब दिया, शायद नहीं, और धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने उसकी पलकों को छुआ। वो उठी और फिर वही जूते पॉलिश करने की जगह चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर उस दिन कुछ अलग था। सड़क पर कुछ अफसर लोग खड़े थे, कुछ पुलिस वाले, और उनके बीच एक औरत खड़ी थी सफेद शर्ट में, वर्दी पर सितारे चमक रहे थे। वो थी आईपीएस अदिति सिंह। शहर में नए ट्रैफिक कंट्रोल की जांच के लिए आई थी। छोटी दूर से उन्हें देख रही थी। वो औरत बहुत सख्त लग रही थी, पर जाने क्यों छोटी को उसकी आंखों में अपनापन महसूस हुआ, जैसे कहीं गहराई में कोई रिश्ता हो। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही और जैसे ही सिग्नल हरा हुआ वो आगे बढ़ी। आईपीएस अदिति की गाड़ी के पास जाकर बोली, मैडम
जूता पॉलिश कर दूं? अदिति ने नीचे झुककर उस छोटी बच्ची को देखा। धूल से सना चेहरा और आंखों में मासूमियत। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल ने कहा, ये मेरी बेटी के जैसी क्यों लग रही है? क्या ये मेरी आराध्या है? पर दिमाग ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो धीरे से पूछती है, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराती है, थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, सब मुझे छोटी कहते हैं मिंडम। अदिति फिर पूछती है, कहाँ रहती हो? वो बोली, वहीं सिग्नल के पास वाली ट्रॉली के नीचे। अदिति ने फिर पूछा, घर वाले? वो सिर झुका लेती है, धीरे से बोली, कोई नहीं है मैडम, मैं अकेली हूं। अदिति के दिल में कुछ टूट सा जाता है। वो बच्ची को बस देखती रहती है, जैसे किसी भूले हुए सपने को सामने पा लिया हो। बच्ची ने फिर कहा, मैडम, जूता पॉलिश कर दूं? बस 10 रुपए दे देना। अदिति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, रहने दो। फिर अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल कर दी। लो, ये रखो। बच्ची ने चॉकलेट ली, थोड़ा हैरान होकर बोली, इतना बड़ा चॉकलेट मैंने पहले कभी नहीं खाया, मी एंड डम। वो चॉकलेट को ऐसे देख रही थी जैसे कोई खजाना मिल गया हो। अदिति का गला भर आया। वो चाहती थी कुछ और पूछें, पर उन्हें लगा बच्ची डर जाएगी। वो गाड़ी में बैठी, पर उनकी आंखें बार बार उसी छोटी पर टिक रही थीं। उस रात अदिति सो नहीं पाई। उनके जहन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वो आंखें, वो मुस्कान, वो गाल पे तिल। अदिति के जहन में बिजली सी कौंधी। वो घबरा कर उठी, अलमारी से अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली, जिसमें आराध्या की 3 साल की तस्वीर थी। उनके होंठ कांप उठे। क्या वो सच में मेरी आराध्या है? अगले दिन सुबह अदिति बिना वर्दी के सादा कपड़ों में उसी जगह गई। छोटी वहीं थी, जूतों पर ब्रश चला रही थी। अदिति ने दूर से देखा, वो अब भी वही पुराना टिन का डिब्बा संभाल कर रख रही है। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बेटा, मैं कल तुमसे मिली थी, याद है? छोटी ने कहा, हाँ मैडम, आपने मुझे चॉकलेट दी थी। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है? छोटी मुस्कुराकर बोली, देखो मैडम, ये मेरे हाथ में लाल रिबन है, जिसे मैं हमेशा हाथ में पहनती हूँ। रिबन को देखकर अदिति की आंखें भर आईं, क्योंकि ये रिबन उसने अपनी छोटी बेटी आराध्या के हाथ में पहनाई थी। वो कांपते होठों से बोली, बेटा, ये रिबन तुम्हें कहाँ से मिला? छोटी मासूमियत से बोली, याद नहीं मैडम, जब से याद है ये मेरे पास है। अदिति के लिए वो पल जैसे सांस थम गई हो। दिल कह रहा था, अब शक नहीं, ये वही है। पर दिमाग अब भी सवाल पूछ रहा था, अगर ये सच है तो उस दिन अस्पताल में आग के दौरान ये कैसे बची और कहाँ चली गई थी? मैंने हर जगह इसे ढूंढा। और राजीव कहाँ है? राजीव अदिति का पति था। उन्होंने पास में खड़े एक महिला कांस्टेबल को इशारा किया, इस बच्ची को कोई नुकसान मत होने देना, मैं कुछ जांच करवाती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर रोने लगती है। वो खुद से कहती हैं, उस रात क्या हुआ था? क्या मेरी बेटी सच में जिंदा है? तीसरे दिन अदिति दोबारा उस जगह गई। इस बार एनजीओ और डॉक्टर की टीम के साथ गई। उन्होंने छोटी से कहा, बेटा डर मत, हम बस एक टेस्ट करेंगे। छोटी घबरा गई। टेस्ट? क्यों मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अदिति ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, कुछ गलत नहीं किया तूने, बस मैं जानना चाहती हूं कि तू कौन है। छोटी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैडम, लोग कहते हैं मैं अनाथ हूं, शायद मेरे माँ बाप मुझे बोझ मानकर सड़क पर छोड़ गए होंगे। ये सुनकर अदिति की आंखें भर आईं। उन्होंने उस बच्ची को सीने से लगा लिया, पर बच्ची सख्त हो गई, जैसे उसे अपनापन महसूस नहीं हो रहा हो। वो बोली, मैडम, मुझे डर लगता है, आप मुझे जेल में डाल दोगी। अदिति ने सिर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उस शाम डीएनए सैंपल लिया गया। रिपोर्ट आने में 2 दिन लगने वाले थे। 2 दिन तक अदिति हर पल बेचैन रही, पर उन 2 दिनों में अदिति ने जैसे उम्र भर का सफर तय कर लिया। दूसरे दिन शाम को रिपोर्ट उनके टेबल पर रखी गई। लिफाफा खोलते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट के पन्ने पलटे और अगली ही लाइन पर उनका दिल जैसे धड़कना भूल गया। रिजल्ट 99.9% डीएनए मैच फाउंड। उनकी आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। वो फाइल को सीने से लगाकर रो पड़ी। मेरी बेटी। सालों पहले की यादें दिमाग में कौंध रही थीं। वो तूफानी रात जब अस्पताल में आग लग गई थी। उनकी बेटी उसी अस्पताल में भर्ती थी। तभी उनका पति राजीव भी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था। कोई नहीं जानता था कि उस रात क्या हुआ था। बस ये खबर आई थी कि अस्पताल में आग लगी और उनकी बच्ची के साथ राजीव भी मारे गए। पर अब सच्चाई सामने थी। उनकी बेटी जिंदा थी। अदिति सीधा उसी जगह पहुंची जहां वो बच्ची रोज जूते पॉलिश करती थी। वो बच्ची वही सड़क के किनारे बैठी थी। अदिति के कदम भारी हो गए। धीरे धीरे वो उसके पास पहुंची। बोली, बिटिया। बच्ची ने ऊपर देखा।
उसकी आंखों में झलकता डर जैसे फिर लौट आया। आप आप फिर आ गईं? उसने हकबकाते हुए कहा। अदिति घुटनों के बल बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूं, घर चलो। बच्ची पीछे हट गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप मुझे जेल में डाल दोगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। बच्ची की आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, तुम मेरी खोई हुई बेटी हो। देखो ये रिपोर्ट। अदिति ने फाइल खोलकर उसके सामने रखी, लेकिन बच्ची डर से पीछे हट गई। उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस जूते पॉलिश करती हूँ। मेरे मम्मी पापा तो मुझे सड़क पर छोड़कर चले गए हैं। अदिति ने आंसू रोकते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें सड़क पर छोड़ के नहीं गई थी। शायद किसी ने हमें अलग किया था बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूं बेटा। अब मैं तुम्हें यह नरक वाली जिंदगी नहीं जीने दूंगी। पर बच्ची के लिए यह सब किसी डरावने सपने जैसा था। वो घबराई, चीखी और सड़क की ओर भाग गई। अदिति पीछे दौड़ी। रुको बिटिया, प्लीज रुको। पर वो गली के भीड़ में गुम हो गई। अदिति वहीं सड़कों पर बैठ गई। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। भगवान, मेरी बच्ची मुझसे दूर क्यों भाग गई? रात भर अदिति ने हर कोना छाना, हर पुलिस स्टेशन में खबर दी, हर अनाथालय में जाकर पूछा, पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन एक फोन आया, एक पुलिस कांस्टेबल का। मैडम, एक बच्ची रेलवे स्टेशन के पास रोती मिली है, शायद वही है। अदिति दौड़ पड़ी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वो बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई, कपड़े मैले थे और वो बार बार बड़बड़ा रही थी, मम्मी मुझे माफ कर दो। अदिति उसके पास पहुंची, धीरे से उसे गले लगा लिया। अब कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ गई हूं। बच्ची ने धीरे से सिर उठाया। सच में आप मेरी मम्मी हो? हाँ बेटा, माँ तेरी माँ हूं। अदिति ने उसके माथे पर चुंबन दिया और कहा, अब कोई तुझसे तेरा नाम, तेरा हक नहीं छीनेगा। बच्ची ने फिर कहा, माँ, अगर आपने मुझे सड़क पर नहीं छोड़ा तो मैं सड़क पर कैसे आई? अदिति की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा जल्द ही मैं सब पता लगा लूंगी। लेकिन जब अदिति ने बच्ची को गोद में उठाया, तभी पीछे से एक आवाज आई, अदिति। वो आवाज जानी पहचानी थी। धीरे से पलटकर देखा, वो राजीव था। वो जिंदा था। अदिति की सांसें थम गईं। राजीव, तुम जिंदा हो? राजीव की आंखें भर आईं। उसने कहा, अदिति शायद तुम सच्चाई नहीं जानती। अदिति ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब है? राजीव कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। वो पल जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेद रहा था। अदिति की आंखों में सवाल थे और राजीव के चेहरे पर जवाबों का बोझ। वो धीरे से बोली, राजीव, मुझे अब सब जानना है। उस रात आखिर हुआ क्या था? राजीव ने एक लंबी सांस ली, फिर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखें जैसे अंधेरे में किसी पुराने दृश्य को ढूंढ रही थीं। उसने बताना शुरू किया। उस वक्त अदिति एएसपी थी और उसकी नवजात बेटी आराध्या अस्पताल के वार्ड नंबर 7 में भर्ती थी। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए राजीव ने कहा था, तुम ड्यूटी पर जाओ, मैं यहीं रुकता हूं। इसलिए अदिति ड्यूटी पर चली गई थी। उस रात अदिति किसी बड़े केस की जांच में थी। एक ऐसा केस जिसने शहर की सत्ताधारी हस्तियों तक को हिला दिया था। वो केस था डॉक्टर हरीश मेहता के खिलाफ। हरीश शहर का सबसे नामी सर्जन, जो मीडिया में गरीबों का मसीहा कहलाता था। पर अदिति को हमेशा उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ काला, कुछ सड़ान भरा महसूस होता था। कुछ महीने पहले एक गरीब मजदूर की पत्नी हरीश मेहता के अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मर गई थी। हरीश ने रिपोर्ट में लिखा था, हृदय गति रुकने से मृत्यु। पर जब अदिति ने पोस्टमार्टम करवाया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए। महिला के दोनों किडनी निकाल ली गई थी। जब अदिति ने इसके ऊपर केस बनाया तो सबने कहा, मैडम, हरीश बहुत बड़ा आदमी है, हाथ डालना आसान नहीं। पर अदिति ने जवाब दिया, कानून के आगे कोई बड़ा नहीं होता। जब उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड्स खंगाले तो वहां से एक भयानक सच सामने आया। हरीश पिछले 5 सालों से गरीब मरीजों के नाम पर अवैध अंग प्रतिरोपण का धंधा चला रहा था, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सबका इस्तेमाल डोनर के रूप में किया जाता था, बिना किसी सहमति के, बिना किसी रिकॉर्ड के। अदिति ने जैसे ही एफआईआर दर्ज की, शहर के हर अखबार की सुर्खियां बन गईं। आईपीएस अदिति सिंह ने खोला अस्पतालों का काला सच। हरीश के अंदर एक तूफान उठा। वो आदमी जो हमेशा साइलेंट तरीके से सिस्टम को खरीद लेता था, अब खुल्लम खुल्ला बेनकाब हो चुका था। इसी का बदला लेने के लिए हरीश ने यह सब किया। अस्पताल में रात के 2 बज रहे थे। राजीव अपनी बच्ची को देख रहा था। आराध्या ने नींद में मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मम्मी कब आएंगी? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, सुबह होते ही आ जाएंगी मेरी परी। तभी लाइट चली गई। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। राजीव ने सोचा, ये क्या हो रहा है? और तभी वार्ड नंबर 7 के पीछे के हिस्से से धुआं उठने लगा। पहले हल्का, फिर गाढ़ा और फिर आग फड़कने लगी। लोग भागने लगे।
राजीव ने बच्ची को गोद में उठाया, अपनी जैकेट में लपेटा और बाहर भागा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखता तो डॉक्टर हरीश खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। इतनी जल्दी भाग रहे हो राजीव? राजीव बोला। आप यहां? ये सब क्या हो रहा है? हरीश ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी बीवी ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। उसने मुझे सबके सामने अपराधी बना दिया। अब मैं उसकी दुनिया जला दूंगा। राजीव ने डरते हुए कहा। डॉ हरीश, पागल मत बनिए। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बीवी बहुत चालाक निकली। उसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। अब उसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी होगी। राजीव ने बच्ची को और कसकर पकड़ा। तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं राजीव। हरीश ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। मैं बस बदला ले रहा हूं। और अगले ही पल उसने वार्ड की ऑक्सीजन लाइन में आग लगा दी। पूरा वार्ड धमाके के साथ जल उठा। राजीव किसी तरह भागा। अस्पताल से बाहर निकलते ही देखा पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी थी। वो आराध्या को लेकर बाहर की तरफ भागा, पर तभी एक एम्बुलेंस के पास 2 नकाबपोश आदमी आए। हम पुलिस से हैं, बच्चे को हमें दो, हम आईसीयू ले जा रहे हैं। मैंने बिना शक किए बच्ची उन्हें सौंप दी, पर जैसे ही मैंने बच्ची दी, एम्बुलेंस तेजी से निकल गई। राजीव चिल्लाया, रुको, वो मेरी बेटी है। पर कोई नहीं रुका। फिर एक और धमाका राजीव के पास हुआ, शायद बम था, और आग का धुआं उसे निगल गया। लोगों ने बाद में बताया कि उस धमाके में राजीव मारा गया, पर सच्चाई ये थी कि मैं बुरी तरह जल गया था, और कुछ ग्रामीणों ने मुझे झुलसा हुआ पाया और पास के गांव के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जब होश आया तो मैं अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो चुका था। न पत्नी याद थी, न बच्ची, सिर्फ एक तस्वीर बची थी, आराध्या की बचपन की। वो सारी बात सुनकर अदिति की आंखें भर आईं। मतलब उस रात की आग कोई हादसा नहीं थी? राजीव ने सिर झुका लिया। है, वो हरीश की साजिश थी। उसने खुद आग लगाई थी उस रात, सबूत मिटाने के लिए, और हमें खत्म करने के लिए। वो चाहता था कि तुम अपना केस वापस लो। जब तुमने नहीं लिया तो उसने हमें मिटाने की कोशिश की। अदिति के होंठ कांप उठे। मतलब उसने उन मासूमों को जिंदा जला दिया? राजीव की आंखें नम हो गईं। हाँ, और फिर उसने अपनी मौत का नाटक रचा। अदिति के अंदर का पुलिस ऑफिसर जाग उठा। उसने कहा, पर वो कौन थे जो हमारी बच्ची को ले गए थे? राजीव ने कहा, पता नहीं, पर हमारी बच्ची जिंदा है और हमारे साथ है। अदिति ने कहा, तो इसका मतलब हरीश भी जिंदा है, और वह खबर झूठी थी कि हरीश अस्पताल में आग की लपटों में मारा गया। राजीव बोला, शायद हरीश जिंदा है। मैंने पिछले हफ्ते किसी को उसी चेहरे के साथ देखा था, एक नए नाम से, नई क्लिनिक में। अदिति ने मुट्ठियां कस लीं। इस बार वो बचेगा नहीं। अब वो मां की नहीं, एक आईपीएस अधिकारी की बेटी की मां का गुस्सा झेलेगा। अदिति ने अगली ही सुबह टीम गठित की। ऑपरेशन का नाम रखा फिनिक्स, क्योंकि वो राख से उठ रही थी अपनी बेटी के साथ। 3 दिन की निगरानी के बाद पुलिस ने हरीश शर्मा उर्फ डॉ हरीश मेहता को पकड़ा। वो एक फर्जी अस्पताल चला रहा था, जहां किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध धंधा होता था। जब अदिति उसके सामने पहुंची, हरीश मुस्कुराया। तुम्हें लगा मैं मर गया हूं? आईपीएस मैडम, तुमने सब कुछ खो दिया, पति, बेटी, और अब न्याय भी खो दोगी। अदिति ने ठंडे स्वर में कहा, न्याय मैंने कभी खोया नहीं, बस थोड़ा देर से मिला। उसने अपनी रिवॉल्वर टेबल पर रखी। ये तुम्हारे जैसे गुनहगारों के लिए नहीं चलती, ये सिर्फ कानून के लिए चलती है। हरीश को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया, और जब आराध्या ने अपनी मां को गले लगाया, वो बोली, मम्मी अब डर नहीं लगता। अदिति ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब तू आईपीएस की बेटी नहीं, इंसाफ की बेटी है। सालों बाद वही गली जहां कभी आराध्या जूते पॉलिश करती थी, अब वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, जिसका बोर्ड लगा था, आराध्या फाउंडेशन, शिक्षा हर बच्चे का हक है। अदिति ने मुस्कुराते हुए दरवाजे पर लिखा पढ़ा और फुसफुसाई, जिसे कभी सबने भिखारी कहा, वो आज इंसाफ की मिसाल बन गई, और आस